हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन और क्लिनिकल क्वेश्चंस ऑफ फिजियोलॉजी। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ पूरी फिजियोलॉजी से जितने भी क्लिनिकल क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फटाफट से आपके पीबीक्यू के मार्क्स को सिक्योर कर देंगे। ये मैं नोट्स भी दे रही हूँ, अगर आपको नोट्स भी चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगी, यू कैन कॉन्टेक्ट। और वैसे भी फिजियोलॉजी के बचे हुए नोट्स भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको फटाफट से वो भी रिवाइज करना है विद वीडियोस, आप वीडियो प्ले कीजिए और वो नोट्स ओपन कीजिए और ये क्विकली आपका जो सिस्टम रिवाइज हो जाएगा। रैपिड रिवीजन प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं जिसमें हम पूरा सिस्टम रिवाइज कर करके डाल रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम क्लिनिकल क्वेश्चंस और पीबीक्यू प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं आपको पहले लिस्ट दिखाना चाहूंगी, तो हम वन बाय वन करेंगे। तो जैसे लिस्ट में अगर हम बात करें तो जैसे सीओपीडी, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक, शॉक, एमआई, सिनकोप, हाइपरटेंशन, माइस्थेनिया ग्रेविस, ब्राउन स्क्विड सिंड्रोम, अपर मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी, डीकोर्टिकेट ऑन डीसेरेब्रेट रिजिडिटी, पार्किंसन डिजीज, एफेजियाज, विजुअल डिफेक्ट्स, डेफनेस, अनीमिया, ड्वार्फिज्म, ठीक है। और जो हमारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं जैसे गिगेंटिज्म, मैक्रोमेगैली, कुशिंग सिंड्रोम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एडिशन डिजीज, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डायबिटिक्स। अगर मैं पूछूं इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो जैसे हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉक पूछ सकते हैं, शॉक का क्वेश्चन आ सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल क्वेश्चन बच्चा, जो आपके एग्जाम में बहुत बड़ी वेटेज रखते हैं। माइस्थेनिया बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ब्राउन स्क्विड पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन पे मोस्टली बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। अब देखो ये सारा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ये पार्किंसन डिजीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है एज लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में बोलना चाह रही हूँ जो आपके एग्जाम में पीबीक्यू आते हैं, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे। विजुअल पाथवे डिफेक्ट भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अनीमिया पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, और कुशिंग सिंड्रोम पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जो मैंने बोले हैं वो मतलब ऐसे हैं कि आप स्किप नहीं कर सकते। और क्योंकि हम पूरा जो हमारा सीवीएस है ना, सीवीएस जितना भी है उसकी हम रिवीजन डाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे इसको सबसे कम वेटेज देंगे। और सिंस नर्वस सिस्टम सबको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, तो पहले हम इनको कवर करेंगे ताकि हमारे मार्क्स ना कटें, ठीक है। बाकी हम फटाफट से टच अपॉन करेंगे ताकि फटाफट से हमारी प्रिपरेशन हो जाए। तो पहले नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक विच इज ब्राउन स्क्विड सिंड्रोम। अब देखो यहाँ क्विकली रिवाइज करेंगे, आपको डीपली कोई वीडियो अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन है स्पाइनल कोड का, जो कि वन लेटरल हाफ, अगर एक तरफ का हाफ साइड ट्रांजैक्शन हो जाए या इंजरी हो जाए या लीजन हो जाए तो बेसिकली क्या सिम्टम्स आएंगे, उन सिम्टम्स के ग्रुप को बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक है, ब्राउन स्क्विड सिंड्रोम। कॉजेस कोई भी इंजरी, कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कोई इस्कीमिक डैमेज हो सकती है, या कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब हमें उसके लिए इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ट्रैक्स कौन कौन से इन्वॉल्व है स्पाइनल कॉर्ड में। तो डोर्सल ट्रैक जो कि इन्फॉर्मेशन कौन सी लेके जा रहा है, फाइन टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, टैक्टाइल लोकलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोग्नोसिस, प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। तो अगर डोर्सल ट्रैक में इंजरी होगी तो ये सेंसेशन लॉस्ट होंगी, राइट। तो हम बस बात करेंगे कि कौन से साइड की सेंसेशन लॉस्ट होंगी, तो समझ जाना कि इन सेंसेशन की बात कर रहे हैं हम, इन मोडालिटीज की बात कर रहे हैं। अब बेसिकली हम अज्यूम करेंगे कि ये डोर्सल ट्रैक है, ठीक है, ये स्पाइनल कोड चल रहा है जिसके हाफ पार्ट में हम ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, और ये हमने मेडुला ड्रॉ किया है क्योंकि मेडुला में ये फाइबर डिकस्ट्रेट होते हैं। अब अगर डोर्सल कॉलम आपको याद हो तो यहाँ से हम फाइबर जो है वो क्यूनेटस और ग्रेसिलिस फाइबर्स जो हैं वो असेंड हो रहे होते हैं और अल्टीमेटली क्रॉस करते हैं मेडुला में। यहाँ हम डीपली डिस्कस नहीं कर रहे बच्चों, आप प्लेलिस्ट में जाके अगर आपको वीडियो विजिट करनी है तो आप कर लेना, बट अभी के लिए जस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्रॉस कहाँ कर रहे हैं फाइबर, तो ये मेडुला में जाके कर रहे हैं, वी नो दैट, राइट। तो अगर यहाँ के फाइबर कट होते हैं तो सेम साइड के फाइबर तो क्रॉस कर रहे हैं, राइट। तो इंजरी जो है किस लेवल पे होगी, वही सारी सेंसेशन जाएंगी एट लेवल ऑफ इंजरी और उसके नीचे बिलो लेवल ऑफ इंजरी। हमें दो पार्ट्स में पढ़ना है। एट लेवल ऑफ इंजरी सेम साइड का डैमेज होगा, और बिलो लेवल ऑफ इंजरी बताओ किस साइड का डैमेज होगा, सेम साइड के फाइबर ही तो आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली सेम साइड का डैमेज होगा। तो डोर्सल ट्रैक की अगर हम बात करें तो दोनों ही इप्सिलेटरल डैमेज होगा, सेम साइड का डैमेज होगा। अगर हम बात करें स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, स्पाइनोथैलेमिक एंटीरियर और लेटरल ट्रैक्स होते हैं। एंटीरियर क्रूड टच और लेटरल पेन टेम्परेचर को कैरी कर रहा है। तो अगर इन दोनों ट्रैक की मैं इप्सिलेटरल या कॉन्ट्रालेटरल डैमेज की बात कर रही हूँ तो अल्टीमेटली ये सेंसेशन जाएंगे, ठीक है।
अब इनमें क्या होता है, बेसिकली इनमें होता है कि जब सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी जिस तरफ से, वो क्रॉस होकर स्पाइनल कोड में ही क्रॉस हो जाएगी और आगे मेडुला में सीधा जारी होगी। तो अल्टीमेटली अगर एट साइट ऑफ इंजरी की हम बात करें, ये हो गया ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कोड। तो अब यहाँ की हम बात करें तो ये फाइबर यहाँ से आ रहे हैं, ये तो डैमेज हो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन एट लेवल ऑफ इंजरी दूसरी तरफ से जो फाइबर आ रहे हैं वो भी तो यहीं आके साइनअप्स करेंगे ना। और आप इस पूरे स्पाइनल कोड को अगर कट कर रहे हो तो इधर वाले फाइबर भी लॉस्ट हो जाएंगे और इधर वाले फाइबर भी लॉस्ट हो जाएंगे। तो एट लेवल ऑफ इंजरी इप्सिलेटरल डैमेज तो होगी ही होगी, साथ में कॉन्ट्रालेटरल लॉस भी हो जाएगा। तो क्या कहना इसे कि एट लेवल ऑफ इंजरी जो है वो जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स हैं उनका कंप्लीट लॉस होगा, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल दोनों तरफ का लॉस होगा। ठीक है, तो एट लेवल ऑफ इंजरी तो ये हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इंजरी है तो बिलो लेवल का क्या होगा? अब भाई बिलो लेवल जो है ये फाइबर इधर के, ये फाइबर तो क्रॉस करके अपोजिट चले गए, उनकी तो कोई इंजरी होनी नहीं है ना। लेकिन जो दूसरे साइड के फाइबर क्रॉस होके यहाँ पे आके असेंड करेंगे वही तो कट हुए, राइट। तो बिलो लेवल ऑफ इंजरी जो है दूसरी तरफ के फाइबर कट होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं बिलो लेवल ऑफ इंजरी कॉन्ट्रालेटरल लॉस। ठीक है, सेम फॉर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इप्सिलेटरल लॉस एंड कॉन्ट्रालेटरल लॉस एट लेवल ऑफ इंजरी, और बिलो लेवल ऑफ इंजरी कॉन्ट्रालेटरल लॉस। समझ आ गया? तो हम बड़ा स्कीमेटिकली मेडुला और स्पाइनल कोड ड्रॉ किया हमने ताकि हम समझ पाए कि एट लेवल क्या हो रहा है, कौन से फाइबर हैं, और बिलो लेवल कौन से फाइबर हैं। ओके, एक डिसेंडिंग फाइबर्स भी हैं, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। अब उसमें क्या होगा कि जहां भी हम डैमेज करेंगे वहां पे आपको पता है कि ऊपर वाले जो फाइबर हैं वो यहाँ पे आगे साइनअप्स कर रहे हैं और बाहर जाके किसी मसल को सप्लाई कर रहे हैं। तो जिस जगह पे इंजरी होगी वहां पे ये साइनअप चल रहा है, तो ये वाला जो न्यूरॉन है ये डैमेज हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि एट लेवल ऑफ इंजरी जो है वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा। ठीक है, लेकिन अगर बिलो लेवल ऑफ इंजरी की बात करें, मान लो आप यहाँ पे इंजरी कर रहे हो यहाँ पे, तो ये साइनअप तो अफेक्ट हुआ नहीं है ना। बिलो एरिया की बात कर रहे हैं हम, नीचे के एरिया की डैमेज यहाँ हुई है, नीचे के एरिया की बात करें तो नीचे के एरिया तो साइनअप्स लोअर मोटर न्यूरॉन तो अफेक्ट होगा नहीं, उसके ऊपर वाला जो साइनअप्स हो रहा है वो न्यूरॉन अफेक्ट होगा, राइट। तो ऊपर वाले के एरिया में अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी की तरह के सिम्टम आएंगे। ठीक है, तो एट लेवल ऑफ लीजन जो है डैमेज ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन, पैरालिसिस दिखेगी जो कि फ्लैसिड पैरालिसिस, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में भी। और बिलो जो है अपर मोटर न्यूरॉन टाइप पैरालिसिस दिखेगी जो कि स्पास्टिक पैरालिसिस होती है। ठीक है, डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, बेबिस्की पॉजिटिव होता है। तो समझ आया? तो अब हम करते हैं समराइज, हमने तीनों चीजें पढ़ ली, अब समराइज करते हैं फटाफट से। तो फटाफट से देख लेते हैं। एट लेवल ऑफ इंजरी क्या क्या जाएगा? इप्सिलेटरल डोर्सल जाएगा, ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक के दोनों जाएंगे, टोटल लॉस। ठीक है, कोर्टिकोस्पाइनल का लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की तरह साउंड करेगा। और बिलो लेवल ऑफ इंजरी क्या है? इप्सिलेटरल ही जाएगा डोर्सल तो, और कॉन्ट्रालेटरल स्पाइनोथैलेमिक जाएगा, और कोर्टिकोस्पाइनल का अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ब्राउन स्क्वेयर्ड सिंड्रोम। अब बात करते हैं हम अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस और लीजन्स होते क्या हैं। सो बेसिकली जो भी फाइबर्स कॉर्टेक्स से नीचे आ रहे हैं या ब्रेन स्टेम से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो ब्रेन या ब्रेन स्टेम वहां से इन फाइबर्स का ओरिजिन है, और ये फाइबर्स आके स्पाइनल कोड में कुछ या तो इंटर न्यूरॉन पे साइनअप्स कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली अल्फा मोटर न्यूरॉन पे साइनअप्स कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, लोअर मोटर न्यूरॉन वो होता है जो डायरेक्टली मसल को इनर्वेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है, ये हो गया हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन। और ऊपर के जो डिसेंडिंग फाइबर्स हैं, ओरिजिन फ्रॉम कॉर्टेक्स एंड ब्रेन स्टेम विद साइनैप्स ऑन स्पाइनल कोड, ठीक है, वो हो गए हमारे अपर मोटर न्यूरॉन। लीजन की अगर डिफरेंस देखें हम लीजन में, तो अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। अपर मोटर न्यूरॉन डिसेंडिंग फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स या फिर ब्रेन स्टेम से वेस्टिबुलोटेक्टोस्पाइनल फाइबर्स। लोअर मोटर न्यूरॉन में अल्फा मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगर ये ऊपर से सुप्रास्पाइनल की अगर हम बात करें तो इनहिबिटरी इनपुट होता है, जब भी इनहिबिशन को कट करेंगे तो नीचे चीजें सारी बढ़ जाएंगी,
ठीक है। तो अपर मोटर न्यूरॉन में इसलिए रिफ्लेक्सेस एग्जीक्यूट होते हैं, टोन बढ़ जाती है, स्पास्टिक पैरालिसिस स्पाज्म में चला जाता है ना, कॉन्ट्रैक्शन सस्टेन, सब स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाती है। और इसमें ग्रुप ऑफ मसल इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि डिसेंडिंग फाइबर्स तो सब पे साइनेप्स कर रहे हैं, राइट। लोअर मोटर न्यूरॉन की बात करें तो ये सिंस यही जो मोटर न्यूरॉन है यही सप्लाई कर रहा है मसल को, तो ये कट हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो मसल है उसका इनर्वेशन खत्म हो गया तो फ्लैसिड हो जाएगी, टोन कम हो जाएगी उसकी। टोन कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि गामा मोटर न्यूरॉन भी कट हो रहा है, ठीक है। तो टोन कम हो जाएगी, रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि यही तो रिफ्लेक्स आर्क का इफरेंट पाथवे है। रिफ्लेक्स आर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा एफरेंट आता है और यहाँ से इफरेंट आता है, तो वो कट हो गया तो रिफ्लेक्स आर्क लॉस्ट हो गई, तो रिफ्लेक्स भी लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगी। और सिंस अल्फा मोटर न्यूरॉन ही नहीं है, इनर्वेशन ही नहीं है, तो इस मसल का यूज नहीं हो पाएगा, तो डिसयूज एट्रोफी भी हो जाएगी, ठीक है। और एक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो सिंगल ग्रुप ऑफ मसल जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो ये हो गए अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ओके, अब टोन की बात करते हैं। टोन होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन आवर मसल एट रेस्ट, ठीक है, ये हमें पता है, और ये गामा मोटर डिस्चार्ज की वजह से होता है। अब टोन जो है अगर सिंगल ग्रुप ऑफ मसल इन्वॉल्व है तो उसे बोलेंगे स्पास्टिसिटी, और दोनों ही ग्रुप है, फ्लेक्सर एक्सटेंशन दोनों इन्वॉल्व है तो उसे बोलेंगे रिजिडिटी। तो एक रिजिडिटी का टाइप है जिसमें हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है डी सेरेब्रेट और डी कोर्टिकेट रिजिडिटी। तो हम करते हैं पहले वो। ओके, तो डी सेरेब्रेट और डी कोर्टिकेट रिजिडिटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइदर आपका पीबीक्यू में पूछ लिया जाएगा या सेपरेटली भी पूछ लिया जाएगा, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो कुछ चीजें ही हैं जो हमें पता होना चाहिए जिससे बहुत अच्छे से हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो, मेडुला में रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, राइट, ठीक है। तो उसमें जो ये पोन्स का पार्ट है ऊपर और ये मेडुला का पार्ट है, तो ब्रेन स्टेम में पूरा फैला होता है ना। जो पोन्स का पार्ट है उसे बोलते हैं फैसिलिटेटरी एरिया, और जो मेडुला का पार्ट है उसे बोलते हैं इनहिबिटरी एरिया। जो फैसिलिटेटरी एरिया है वो स्टिमुलेट करता है गामा मोटर न्यूरॉन को, टोन बढ़ाता है, और इनहिबिटरी एरिया जो है वो इनहिबिट करता है गामा मोटर को, टोन कम करता है। समझ में आ गया? ओके, तो अब फटाफट से हम देख लेते हैं क्या इंटरेक्शन होती है इनके बीच। तो एक इनहिबिटरी एरिया मेडुला में और फैसिलिटेटरी एरिया है पोन्स में, ठीक है। पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के अंदर होता है एक रेड न्यूक्लियस। ओके, तो फैसिलिटेटरी एरिया अल्टीमेटली गामा मोटर को स्टिमुलेट कर रहा है और इनहिबिटरी उसे इनहिबिट कर रहा है। एक तो हो गई चीज ये, ठीक है। दूसरा है रेड न्यूक्लियस जो है, रेड न्यूक्लियस र्यूब्रोस्पाइनल ट्रैक से अल्फा मोटर न्यूरॉन और फ्लेक्सर मसल को स्टिमुलेट करता है। यहाँ हम जो टोन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम एक्सटेंसस की बात कर रहे हैं। तो रेड न्यूक्लियस फ्लेक्सस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लेक्शन के लिए। जितने भी फ्लेक्सर मसल्स हैं उनको इनर्वेट करता है और एक्साइटेटरी इनपुट ही भेजता है, ठीक है। ऐसे कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है वो रेड न्यूक्लियस को भी भेजते हैं पॉजिटिव इनपुट, एक्साइटेटरी, और अल्फा मोटर न्यूरॉन को भी, ठीक है। इसके अलावा एक होता है हमारा वेस्टिबुलर एरिया। वेस्टिबुलर एरिया ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है अल्फा मोटर न्यूरॉन को, अल्फा मोटर न्यूरॉन ऑफ एक्सटेंसर्स। तो समझ आ गया, अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्सटेंसर वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक कर रहा है, और जो हमारा रेटिकुलोस्पाइनल फ्रॉम फैसिलिटेटरी एरिया एंड फ्रॉम इनहिबिटरी एरिया ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं गामा मोटर ऑफ एक्सटेंसर। ओके, इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। और कोर्टेक्स जो है, कोर्टेक्स सिंस सुप्रास्पाइनल हमेशा इनहिबिशन का ही काम करते हैं, है ना, सुपरविजन में इनहिबिशन, ये समझ लो कि सीनियर्स जो रोक टोक वाला काम करते हैं हमेशा, तो इसीलिए कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम में इनहिबिशन का काम करते हैं। इनहिबिशन कैसे करेंगे? इनहिबिटरी एरिया को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। इतना इंटरेक्शन क्लियर है? ओके, फाइन। तो अब बात करते हैं हम, और ये जो सारे डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड में आके अल्फा और गामा मोटर ऑफ एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सस को इनर्वेट कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? अब ट्रांजैक्शन कहाँ देंगे हम? एक तो है ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो मिड ब्रेन और पोन्स के बीच में होती है, जिसे बोलते हैं मिड कोलिकुलर ट्रांजैक्शन, ठीक है। एक होती है अबो मिड ब्रेन, मतलब सिर्फ कॉर्टेक्स कट होगा, ठीक है। ओके, तो अब ध्यान से देखो आप, अगर मिड कोलिकुलर ट्रांजैक्शन होगी तो लॉस्ट क्या हुआ हमारा कॉर्टेक्स, यानी इनहिबिशन लॉस्ट हो गया, राइट। इनहिबिशन लॉस्ट हो गया तो एक्सटेंसर्स, सारी एक्सटेंसर्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, राइट। और सारे एरिया हमारे पास हैं, बस इनहिबिटरी एरिया को स्टिमुलेट करने वाला नहीं है, तो इनहिबिशन लॉस्ट हो गया, कॉर्टेक्स चला गया है। मिड कोलिकुलर लीजन की बात करें, लेकिन रेड न्यूक्लियस भी कट हो गया है। रेड न्यूक्लियस कट हो गया मतलब फ्लेक्सस जो है वो उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो इतना पॉइंट क्लियर है?
अगर लीजन अबो मिड ब्रेन देते हैं, अबो मिड ब्रेन, तो कट क्या हुआ है, सिर्फ कॉर्टेक्स कट हुआ है, मतलब इनहिबिशन कट हुआ है, तो यहाँ हाइपर एक्टिविटी दिखेगी। रेड न्यूक्लियस कट नहीं हुआ इस बार, तो यहाँ फ्लेक्सर एक्टिविटी भी दिखेगी। तो समझ आया, अबो मिड ब्रेन जो लीजन होता है जिसे हम बोलते हैं डी कोर्टिकेट रिजिडिटी, डी कोर्टिकेट लीजन है ये, सिर्फ कॉर्टेक्स को हटाया हमने तो डी कोर्टिकेट, ये डी सेरिब्रेट मिड कॉलिकुलर। तो फटाफट से देख लेते हैं कंप्लेन क्या होगी। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो चलो देखते हैं मिड कॉलिकुलर लीजन में क्या होगा, जहां पे रेड न्यूक्लियस भी कट हो गया है, कॉर्टेक्स भी कट हो गया। तो फैसिलिटेटेड एरिया इंटैक्ट है, यहाँ पे इनहिबिशन फ्रॉम अपर एरिया इज लॉस्ट, रेड न्यूक्लियस भी कट हो गया है, तो इसीलिए वेस्टिबुलर एरिया बचा हुआ है ना, इनहिबिशन कम हो गया एक्सटेंशन का और फैसिलिटेशन है ही, तो इसीलिए एक्सटेंसर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। हम गामा मोटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, और वेस्टिबल एरिया अल्फा मोटर की एक्टिविटी बढ़ा देगा, तो अल्टीमेटली अल्फा और गामा दोनों ही एक्टिविटी बढ़ रही है एक्सटेंशन। रेड न्यूक्लियस कट हो गया तो फ्लेक्सर कम हो गया, तो साइन सिम्टम क्या आने चाहिए, फ्लेक्शन नहीं होना चाहिए कहीं भी, हर जगह एक्सटेंशन होना चाहिए, तो इसीलिए होता है डी सेरिब्रेट रिजिडिटी में एक्सटेंशन एट हेड एंड नेक, अपर लोअर लिम्ब, लीजन मिड कॉलिकुलर में लोअर लिम्ब एब्डक्टेड, ठीक है। तो इस टाइप की प्रेजेंटेशन होगी, हर चीज एक्सटेंशन ऑफ नेक, एक्सटेंशन ऑफ लिम्ब्स, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सब कॉर्टिकल लीजन की, यानी डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी की। लीजन कहाँ है, रेड न्यूक्लियस के ऊपर, तो अब की बार रेड न्यूक्लियस इंटैक्ट है, तो बस फ्लेक्सस जो है वो आ जाएंगी प्लेन में, तो ऑल फैसिलिटेटेड एरिया आर इंटैक्ट बट इनहिबिशन फ्रॉम सुपीरियर एरिया इज लॉस्ट, ठीक है। फैसिलिटेटरी एरिया भी है और वेस्टिबुलर एरिया भी है, तो एक्सटेंसर की एक्टिविटी तो यहाँ बढ़नी है। रेड न्यूक्लियस है जो कि स्टिमुलेट करेगा फ्लेक्सस को, तो अल्टीमेटली, लेकिन ये जो है ये सिर्फ थोरेसिक लेवल तक करता है, तो अब हमारे सिम्टम्स में साथ में फ्लेक्शन ऐड हो जाएगा अपर लिम्ब का, ठीक है। तो अबो मिड ब्रेन लीजन है, अपर लिम्ब फ्लेक्स हो जाएंगे, सी शेप की पोजीशन, सी शेप में होते हैं हमेशा अपर लिम्ब फ्लेक्स, ठीक है, जो कि चेस्ट के ऊपर एडक्टेड पोजीशन में रखे होंगे। एक्सटेंसर्स ऑफ लोअर लिम्ब एडक्टेड होंगी, लोअर लिम्ब एंड फ्लेक्स्ड नेक, ठीक है। तो ये सिम्टम होंगे डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी के। अब आई थिंक आपको सिम्टम रटने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है डेफनेस, जो कि हमेशा पूछा जाता है, डेफनेस कभी कभी आ जाता है जैसे 2-3 मार्क्स में। लॉस ऑफ हियरिंग होता है, दो टाइप का होता है, कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल डेफनेस। कंडक्टिव डेफनेस कब होता है, जब एयर कंडक्शन इंपेयर हो जाए, यानी मान लो एक्सटर्नल ईयर में वैक्स कलेक्शन हो गया, टिम्पैनिक रप्चर हो गई, ओसिकल्स की इन्फ्लेमेशन हो गई, ओटाइटिस मीडिया हो गया, मिडल ईयर की इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है। तो जब एयर कंडक्शन हैम्पर हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा, तो इसकी वजह से बोन कंडक्शन जो है वो मास्किंग इफेक्ट की वजह से बोन कंडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब टेस्ट कौन से करेंगे, रिनीज टेस्ट में AC इज बेटर देन BC, रिनीज पॉजिटिव जिसे बोलते हैं, ये मिलेगा नहीं, ये नॉर्मल में होता है, लेकिन अगर AC डिफेक्टिव होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, BC बोन कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन, रिनीज नेगेटिव मिलेगा, जो कि इन कंडीशंस में पाया जाता है। और सेंसरी न्यूरल की अगर बात करें, मतलब कोई नर्व डैमेज है, कोक्लियर नर्व डैमेज है, या फिर न्यूरल पाथवे ही जो है वो डैमेज हो गया, ठीक है, तो इससे हम बचे हुए सारे टेस्ट जो होते हैं हमारे ट्यूनिंग टेस्ट, वो हमारे बोन कंडक्शन के लिए होते हैं। तो वेबल टेस्ट जो है उसमें जो बोन कंडक्शन है वो लेटरलाइज होगी टू अपोजिट साइड, क्योंकि सेम साइड तो नर्व ही डैमेज है, तो बोन कंडक्शन होगा ही नहीं, है ना। शोबैक टेस्ट जो है एग्जामिनर और सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा, तो सब्जेक्ट को अगर सेंसरी न्यूरल डेफिसिट है तो एग्जामिनर का बोन कंडक्शन बेटर होगा, राइट। और एक हम इवोक्ड पोटेंशियल, ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल भी कर सकते हैं, जिसमें हम ट्रेस कर सकते हैं, उसमें बेसिकली वेव्स आ जाएंगी और वो वेव्स डिसाइड करती हैं कि किस लोकेशन पे लीजन है। मतलब हर जो से हमारा ऑडिटरी पाथवे है, उस पाथवे का हर साइड एक वेव प्रेजेंट करती है, तो जो भी वेव नहीं होगी यानी वहां पे डैमेज है, या फिर वो स्लो होगी तो वहां पे कुछ लेटेंसी का इश्यू है, ठीक है। तो ये ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कम डाल दूंगी, ठीक है। तो ये बस इतना ही है डेफनेस, अगर आता है बाय चांस तो आपको इस तरीके से बस प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है हमारा विजुअल डिफेक्ट्स, विजुअल पाथवे डिफेक्ट्स। तो उसके लिए आपको विजुअल ट्रैक भी पता होना चाहिए। अब ये देखो, ये है हमारे विजुअल फील्ड, ठीक है, और ये है हमारा रेटिना। तो रेटिना की हम जब भी बात करेंगे तो हम ट्रेस क्या कर रहे हैं कि विजुअल फील्ड में क्या दिख रहा है हमें। विजुअल फील्ड में राइट और लेफ्ट साइड, ये हमारे दोनों नेजल हैं और ये हमारे टेम्पोरल साइड है, ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। देखो ये रेटिना है, रेटिना में जो फाइबर्स हैं वो नेजल वाले तो क्रॉस हो जाते हैं अपोजिट साइड,
और टेम्पोरल वाले साइड में चल रहे होते हैं, ठीक है। तो जो रेटिना है, रेटिना से शुरू होता है ऑप्टिक नर्व, फिर जहां क्रॉस हो रहे हैं उसे बोलते हैं ऑप्टिक क्याज्मा, ओके। फिर जो क्रोज्ड फाइबर ऑफ नेजल रेटिना एंड टेम्पोरल रेटिना ऑफ टेम्पोरल रेटिना फाइबर्स ऑफ सेम साइड, ये दोनों को बोलते हैं ऑप्टिक ट्रैक। फिर हमारा आ जाता है लिटरल जेनिकुलेट बॉडी, थैलेमस की जो साइड में होता है। फिर एसोसिएशन कॉर्टेक्स के थ्रू जा रहा होता है विजुअल कॉर्टेक्स में। ये हो गया हमारा विजुअल पाथवे। अब बात करते हैं डिफेक्ट्स की। तो अब देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिफेक्ट इज दिस वन, ये फाइबर क्रॉस हो गया, मतलब डिफेक्ट एट लेवल ऑफ ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। तो अब ये देखो अगर ये डैमेज हो गया तो मतलब ये दोनों ही फाइबर गए, तो एक आई के दोनों नेजल और टेम्पोरल दोनों ही फाइबर गए, ठीक है। अब इससे डैमेज कैसे होगी, विजुअल फील्ड में भी कुछ नहीं दिखेगा, यानी है ना, ये टेम्पोरल यहाँ के फाइबर, यहाँ लाइट आती है, यहाँ से यहाँ आती है, तो रेज आपको देखनी है अपोजिट साइड से आ रही होती है रिस्पेक्टिव रेटिना। तो ये इस टाइप की प्रेजेंटेशन दिखेगी, एक आई में बिल्कुल विजन नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं विच साइड ऑफ एनोपिया। तो ये राइट साइड है तो राइट एनोपिया। अब अगर क्याज्मा में बीच में लीजन होता है तो सिर्फ नेजल क्रॉस्ड फाइबर्स गए हैं दोनों टाइप के, तो नेजल फाइबर गए हैं मतलब हमारा विजुअल फील्ड कौन सा गया है, टेम्पोरल, इसका भी टेम्पोरल चला जाएगा और इसका भी टेम्पोरल चला जाएगा, राइट। तो सेकंड नंबर पे जो है हमारा ये वाला प्रेजेंटेशन रहेगी जिसमें दोनों का टेम्पोरल गया है, दोनों का टेम्पोरल विजुअल फील्ड गया है। और नेम कैसे करेंगे इसे, बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया। हाफ साइड लॉस्ट है तो हेमिएनोपिया और टेम्पोरल साइड लॉस्ट है तो बाय टेम्पोरल। बहुत ही आसान है, ये नाम आप खुद रख सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो है, अगर सिर्फ बाहर के, मान लो कोई पिट्यूटरी का ट्यूमर है क्याज्मा के ऊपर यहाँ पे और इससे पुश कर रहा है किसी वजह से, तो थर्ड बाहर के फाइबर अगर जा रहे हैं तो बाहर के फाइबर कौन से हैं, हमारे टेम्पोरल रेटिना के फाइबर। टेम्पोरल दोनों रेटिना के फाइबर अगर लॉस्ट होंगे तो विजुअल फील्ड कौन सा जाएगा, दोनों नेजल वाला, राइट। तो दोनों का ये वाला प्रेजेंटेशन रहेगी और ये वाली प्रेजेंटेशन रहेगी, तो हम क्या बोलेंगे इसे, बाय नेजल और हेमिएनोपिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लीजन आता है यहाँ पे, अगर ऑप्टिक ट्रैक में लीजन है, ऑप्टिक ट्रैक में लीजन है तो सेम साइड के टेम्पोरल जाएंगे और अपोजिट साइड के नेजल जाएंगे। अब नेजल जाएगा तो यानी अपोजिट साइड का जाएगा टेम्पोरल, ठीक है, और इसका टेम्पोरल गया है तो इसका जाएगा नेजल। समझ में आया। तो फोर्थ जो है हमारा, इसमें एक साइड का टेम्पोरल गया है, एक साइड का नेजल गया है, समझ रहे हो, दिस इज नेजल, ठीक है, और ये टेम्पोरल। तो अगर ध्यान से देखो आप, तो एक ही तरफ लीजन है दोनों आईज में, तो इसे हम होमोनिमस राइट साइड हेमिएनोपिया बोल सकते हैं या फिर राइट साइड हेमिएनोपिया बोल सकते हैं सीधा। ऑप्टिक ट्रैक में अगर लीजन है तो हमेशा अपोजिट साइड लीजन होगा। ऑप्टिक ट्रैक में अपोजिट साइड के फाइबर्स, अपोजिट साइड जो है ऑफ विजुअल फील्ड आपको दिखेगी प्रेजेंटेशन हमेशा ही, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि हमारे एसोसिएशन कॉर्टेक्स में यहाँ पे क्या है, बेसिकली फाइबर डिवाइड हो जाते हैं अपर रेटिना और लोअर रेटिना। तो अपर फाइबर अगर लॉस्ट होंगे तो यानी अपर रेटिना की अगर हम बात करें तो नीचे से रेज आ रही है अपर की तरफ, ठीक है, तो विजुअल फील्ड नीचे का लॉस्ट होगा इसीलिए। और इसमें हमें पता है ऑप्टिक ट्रैक उस साइड को लॉस कर रहा था, है ना, यहाँ ऑप्टिक ट्रैक अगर लॉस हो रहा था तो अपोजिट साइड लॉस हो रहा था, तो अपोजिट साइड में सिर्फ नीचे के फाइबर लॉस हो जाएंगे अगर लीजन यहाँ होगा। और कैसे, अपोजिट साइड में और सिर्फ नीचे के। तो यहाँ पे हाफ साइड नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेंट है, इसीलिए इसको नेम करेंगे राइट लोअर क्वाड्रेंट एनोपिया। हेमिएनोपिया नहीं है ना ये, इसलिए एनोपिया बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ अगर लीजन होगा तो अपर क्वाड्रेंट एनोपिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लीजन्स को ट्रेस कर सकते हैं। दीज आर विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज। जेम्स पार्किंसन ने दिया था, ठीक है, मेल ज्यादा इफेक्ट होते हैं और निग्रोस्ट्रेटल पाथवे डैमेज हो जाता है, डोपामिन कम हो जाते हैं, ठीक है। कॉजेज हैं कि एज, वायरल इन्फेक्शन, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, D2 ब्लॉकर या MTP इंजेक्शन की वजह से हो सकता है। साइन सिम्टम में देखें तो ART आप याद रख सकते हैं, A फॉर एकाइनेसिया, R फॉर रिजिडिटी, T फॉर ट्रेमर्स, ठीक है। अदरवाइज एकाइनेसिया, हाइपोकाइनेसिया हो रहा है, ये हमें पता है ना, जो डोपामिन है वो एक्साइटेटरी का काम करता है, हमेशा मोटर एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, और डोपामिन अगर कट हो गए तो एक्टिविटी कम हो जाएंगी। एकाइनेसिया, डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग मूवमेंट, ब्रेडिकाइनेसिया हो जाएगा। डिक्रीज्ड एसोसिएटेड मूवमेंट, जैसे एसोसिएटेड मूवमेंट्स मींस वॉकिंग के दौरान जैसे हमारी हैंड्स मूवमेंट्स हो रही होती हैं, तो पार्किंसन डिजीज में वो हैंड्स मूवमेंट नहीं होगी।
ठीक है, एक्टिविटी कम हो रही है तो मास्क लाइक फेस हो जाएगा, आर्म्स मूवमेंट ऑन वॉकिंग रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है, रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा चीजों का। हाइपरकाइनेसिया भी होता है कुछ रिवर्बरेटिंग सर्किट्स की वजह से, जैसे टोन बढ़ जाएगी, हाइपरटोनिक मसल्स तो रिजिडिटी देखने को मिलेगी गामा डिस्चार्ज बढ़ने की वजह से, कॉगविल रिजिडिटी, पिल रोलिंग ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, रेस्टिंग ट्रेमर्स, और इंटेंशनल ट्रेमर्स नहीं होंगे, यहाँ पे रेस्टिंग ट्रेमर्स होंगे, राइट। गेट जो है फैस्टिनेंट गेट होगा, स्मॉल स्टेप, बैंड होके चलेगा, छोटे छोटे स्टेप लेके, ठीक है। और ट्रीटमेंट में डोपा की रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, लीवोडोपा देते हैं, या फिर जो डोपा का ब्रेकडाउन कम करे वो दे सकते हैं, या फिर डोपा का एगोनिस्ट दे सकते हैं, या फिर इम्प्लांट्स कर सकते हैं जो डोपा सिक्रेटिंग टिश्यू हो, ठीक है। बाकी लाइफस्टाइल कुछ मॉडिफिकेशंस हैं मसल्स के लिए, जो कि एक्सरसाइज मसल स्ट्रेंथ को जो बैलेंस करेंगी, ठीक है। थोड़ा प्रिकॉशन रखना कि फॉल ना हो, डैमेज ना हो कोई। मसाज थेरेपी टू रिड्यूस मसल टेंशन और रिलैक्स द मसल्स, ये था पार्किंसन डिजीज। नेक्स्ट है अफेजियाज। अफेजियाज क्या होते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें कि पाथवेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली अफेजियाज क्या होते हैं, जैसे हमारा 22 एरिया जो वर्निकेज एरिया है ना, वर्निकेज एरिया काम करता है कि हमेशा चाहे वो मोटर स्पीच हो या हमारा रिटर्न स्पीच हो, रिटर्न स्पीच होगा तो विजुअल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन जाएगी, और जो हमारा स्पोकन स्पीच होगा जिसे हम सुन के और फिर रिप्लाई करते हैं, उसमें हमारी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन आएगी और फिर वो यहाँ आएगी। तो अल्टीमेटली ये जो है ये कॉम्प्रिहेंशन एरिया है, ये समझने की कोशिश करता है कि क्या वर्ड्स पढ़े हैं हमने या क्या वर्ड्स सुने हैं। और 44 ब्रोकाज एरिया जो है वो हमें बताता है कि बेसिकली हमें मोटर पार्ट को डील करता है कि हमने ये तो समझ लिया, अब हमें बोलना क्या है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट करके मोटर कॉर्टेक्स को कमांड भेजता है कि हमें इस तरीके से बोलना है, ठीक है। अब इसके अलावा एक आर्कुएट फैसिकुलस होता है जो बीच में फाइबर्स क्रॉस करते हैं, जो कि एसोसिएशन का काम करता है, फाइबर्स यहाँ से वहां जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इन एरियाज की डैमेज होगी, इसे बोलते हैं सेंसरी स्पीच एरिया, इसे बोलते हैं मोटर स्पीच एरिया। उसके अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन होती है कि सेंसरी अफेजिया किसे बोलेंगे, जिसमें सेंसरी स्पीच एरिया डैमेज हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मोटर का कोई इशू नहीं रहेगा, फ्लुएंसी तो ठीक रहेगी, मीनिंगलेस वर्ड हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा, कॉम्प्रिहेंशन लॉस्ट है ना, वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या वर्ड्स पढ़े हैं मैंने, क्या वर्ड सुने हैं मैंने, ठीक है। इसीलिए वो अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा और नए वर्ड बोलेगा, कुछ नियोलॉजिज्म। मोटर अफेजिया क्या होता है कि अगर मोटर स्पीच एरिया, ब्रोकाज एरिया डैमेज है, ठीक है, इसमें बेसिकली फ्लुएंसी लॉस्ट हो जाएगी, मोटर कंपोनेंट हिल जाएगा ना, तो रिपीटेशन इंपेयर हो जाएगी, इसलिए रिपीट भी नहीं कर पाएगा। एग्राफिया, इनएबिलिटी टू राइट, भाई राइटिंग मतलब मोटर कमांड ही नहीं है तो फिर आगे जाके हैंड्स को कमांड कौन देगा, तो इनएबिलिटी टू राइट। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन इंटैक्ट है, समझ आ रहा है कि क्या सुन रहा हूँ क्या पढ़ रहा हूँ। ग्लोबल एफेजिया अगर दोनों ही लॉस्ट हो जाए तो फ्लुएंसी कॉम्प्रिहेंशन सब चला जाएगा। कंडक्टिव एफेजिया होता है अगर बीच के जो आर्कुएट फैसिकुलस फाइबर्स हैं, जो क्रॉस फाइबर्स हैं, वो अगर डैमेज हो जाए तो कॉम्प्रिहेंशन भी इंटैक्ट होगा, ठीक है, लेकिन वर्ड्स को एक साथ रख नहीं पाएगा, वो कांट पुट वर्ड्स टुगेदर, ठीक है, नॉन फ्लुएंट होगा इसीलिए, ओके। अनोमिक अफेजिया होता है, अनोमिक एफेजिया क्या होता है कि अनेबल टू अंडरस्टैंड रिटन स्पीच, वो समझ नहीं पा रहा क्या लिखा हुआ, डिफिकल्टी नहीं है स्पीच में बट अनेबल टू फाइंड वर्ड्स फॉर थॉट, फ्लुएंसी इंटैक्ट रहेगी इसकी। और डिजेरियन एरिया जो है ये राइटिंग से रिलेटेड होता है, एंगुलर गायरस के अंदर राइटिंग जो कंपोनेंट है, मतलब हम जो देखते हैं वर्ड्स लिखे हुए, वो कॉर्टेक्स यहाँ पे भेजता है, राइटिंग को इंटरप्रेट करके फिर ये वर्निकेज को इंफॉर्मेशन भेजता है टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, टू कॉम्प्रिहेंड दैट। तो अब यहाँ पे बेसिकली वो राइटिंग इंफॉर्मेशन इसीलिए मिसिंग होगी, ठीक है। लास्ट है डिसआर्थरिया। डिसआर्थरिया मतलब अगर पिरामिडल ट्रैक ही अफेक्ट हो गया तो अब अल्टीमेटली हम सब कुछ समझ पा रहे हैं लेकिन आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, मसल्स को कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिस्टर्ब्ड आर्टिकुलेशन, कॉम्प्रिहेंशन नॉर्मल होगी, स्लटर करेगा, इंक्रीज सप्लीमेंट्री एरिया की एक्टिविटी की वजह से स्लटर करेगा, ठीक है। तो ये था अफेजियास। नेक्स्ट है अनीमिया। अनीमिया मतलब डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है, इसमें आरबीसी काउंट भी कम हो सकता है और हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो सकती है। क्लासिफिकेशन करेंगे एटियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, सबको आती है। मॉर्फोलॉजिकल में आरबीसी साइज के अकॉर्डिंग माइक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक एंड मैक्रोसिटिक,
ठीक है। माइक्रोसिटिक में आते हैं आयरन डेफिशिएंसी, क्रॉनिक इन्फेक्शन और थैलेसीमिया। नॉर्मोसिटिक में कोई ब्लीडिंग हो जाए, इंजरी हो जाए, ट्रॉमा हो जाए। मैक्रोसिटिक में विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, कुछ प्रेगनेंसी और अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, ओके। तो दूसरी क्लासिफिकेशन है हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बेस्ड अपॉन MCHC डिसाइड करती है, हाइपोक्रोमिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक होता नहीं है ना, हाइपोक्रोमिक में यही सब आ जाएंगे, और नॉर्मोक्रोमिक में जो हमारा ट्रॉमा है उसमें HB तो चेंज होगा नहीं, तो नॉर्मोक्रोमिक होगा। ठीक है, अब आपको सेपरेटली पूछे जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, और B12 डेफिशिएंसी है तो पर्नीसिस होगा, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है मेगालोब्लास्टिक होगा। ठीक है, या फिर क्रॉनिक, ये बेस्ड ऑन कॉज पढ़ रहे हैं हम क्लासिफिकेशन। तो अगर क्रॉनिक कोई इन्फेक्शन अगर रिटर्न है, CKD, क्रॉनिक डिजीज, हाइपोथायराइड वगैरह, तो हमारा जो है एनीमिया हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो में अगर कोई डिजीज है, एप्लास्टिक एनीमिया, सारे सेल कम है। ठीक है, ब्लड लॉस जो है, और सिकल्स ब्लड लॉस किसी वजह से हो सकता है, जैसे एबनॉर्मल शेप हो गई तो उसे स्प्लीन लाइसिस कर देगी, पर पूरा हाइपर स्प्लीन अगर हो गया, हाइपर लाइक स्प्लीनोमेगाली हो गया, तो वो और ज्यादा रिक करने लग जाएगी। मलेरिया हो गया तो शेप चेंज हो जाएगी पैरासाइट की वजह से, तो फिर से जब भी वो एबनॉर्मल सेल पास करेंगे वो टूट जाएंगे। ठीक है, साइन सिम्टम की बात करें तो फटीग, डिस्निया, पेलर, ब्लीडिंग, ठीक है, वास्पुटम, पिकल मैटर, जॉन्डिस, इक्टेरिस दिखेगा, लिम्फ नोड स्वेलिंग, टेंडर बोन, हेपेटोमेगाली और स्प्लीनोमेगाली। टेस्ट में हम सारी ब्लड प्रोफाइल कराएंगे इंक्लूडिंग MCV एंड PCV। रेटिकुलर काउंट करा सकते हैं जब RBC रेटिकुलर काउंट अगर बढ़ जाएगा अगर ब्लड लॉस की वजह से स्टिमुलेटेड है, और कम हो जाएगा अगर एप्लास्टिक एनीमिया है। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं रेटिक काउंट से कि अनीमिया जो है किस वजह से हो सकता है। LDH बिलिरुबिन चेक करा सकते हैं, हेप्टोग्लोबिन जो कि आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है वो चेक करा सकते हैं। ये था अनीमिया। नेक्स्ट है हाइपोसिक्रेशन ऑफ GH, ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपोसिक्रेशन है उसे हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं। तो पूछा जा सकता है पिट्यूटरी ड्वार्फ है या थायराइड ड्वार्फ है, सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इनमें से एक कोई भी क्लिनिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो पिट्यूटरी ड्वार्फ क्या होता है कि GH सीक्रेट नहीं कर पा रही पिट्यूटरी, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है। ठीक है, अब उसमें जो सब्जेक्ट है वो शॉर्ट स्टेचर होगा, ऑल पार्ट्स जो है प्रोपोर्शनेटली स्मॉल होंगे, सारे पार्ट प्रोपोर्शनलिटी होंगे। ठीक है, कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगी, सेक्सुअली मैच्योर होगा। लेकिन थायराइड ड्वार्फ में जो है वो लो थायराइड लेवल की वजह से तो मेंटल रिटार्डेशन होगी, डिले डेवलपमेंट, माइलस्टोन डेवलपमेंट जो है वो डिले हो जाएगी, स्पार्स हेयर, फ्लैट नोज, प्रोट्रूडिंग टंग, और जो प्रोपोर्शन है वो भी डिस्टर्ब होगा, हेड का शॉर्ट स्टेचर होगा, IQ कम होगा ही, पफी आईज होंगी, और सेक्सुअली इमेच्योर होगा। ठीक है, साइन सिम्टम की अगर यही सारे साइन सिम्टम है। ड्वार्फिज्म अगर सेपरेटली एज जनरल आता है तो, और डायग्नोसिस में हम MRI, ब्लड टेस्ट फॉर दीज हॉर्मोन्स कि थायराइड है या GH है टू रूल आउट। प्रीनेटल डायग्नोसिस करा सकते हैं, एक्सरेज कर सकते हैं बेबीज का टू सी डिस्प्रोपोर्शनेट अगर है तो। ठीक है, जेनेटिक्स में देख सकते हैं हम ड्वार्फिज्म बिकॉज ऑफ जीन म्यूटेशन अगर है तो। और ट्रीटमेंट तो जो हम ट्रीट करेंगे वो कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा और हार्मोन को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हाइपर सिक्रेशन की बात करते हैं। अब हाइपर सिक्रेशन अगर बिफोर एपिफाइजल क्लोजर हो रहा है तो गिगेंटिज्म, और आफ्टर एपिफाइजल क्लोजर हो रहा है तो एक्रोमेगाली। ठीक है, ये भी कुछ कुछ वैसा ही होता है। अब गिगेंटिज्म हो सकता है एट्रिपिट्यूटरी के ट्यूमर की वजह से। ठीक है, साइन सिम्टम क्या होंगे, यहाँ वही बात होगी कि प्रोपोर्शनलिटी बॉडी साइज बढ़ेगा और वहां प्रोपोर्शनलिटी छोटा था। ठीक है, प्रोमिनेंट जॉ, कोर्स फेशियल फीचर, वेरी लार्ज आर्म्स। ठीक है, और क्रेनियल नर्व पैल्सीज मिल सकते हैं, विजुअल डिफेक्ट, हेडेक मिल सकता है। ठीक है, और एक्रोमेगाली की अगर बात करें, हाइपरसिक्रेशन ऑफ GH आफ्टर एपिफाइजल क्लोजर, तो इसमें जो है एक्रोमेगाली फेस मिलेगा, बड़ा फेस मिलेगा, मैक्रोग्लेसिया, थिक नोज, लिप्स, कोर्स फेस फीचर्स, प्रोग्नाथिज्म, प्रोट्रूडेड टंग, प्रोट्रूडेड जॉ मिलेगा, एनलार्ज्ड आर्म्स मिलेंगे, काइफोसिस हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन, हाइपरट्रोफी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाएगा, गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा, इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। डायग्नोसिस में अगर हम बात करें तो क्लिनिकल डायग्नोसिस सिम्टम से हो जाएगा पहले, फिर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, प्लाज्मा GH लेवल देख सकते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हैं, विजुअल फिर जो है डिफेक्ट देख सकते हैं, CT स्कैन स्कल फॉर पिट्यूटरी ट्यूमर वगैरह रूल आउट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम जैसे D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट टू सप्रेस GH, ऑक्ट्रॉइड टू सोमेटोस्टेटिन एनालॉग,
और जीएच रिसेप्टर इनहिबिटर दे सकते हैं और सर्जरी में पिट्यूटरी एडिनोमास की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुशिंग सिंड्रोम है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, मतलब कोर्टिसोल जो है वो बढ़ जाता है, नॉर्मल होता है 10 to 20 माइक्रोग्राम। ठीक है, कॉज क्या होते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड, जो है पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से हो सकता है, या फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन ही पे चल रहा है ज्यादा ले ली, एड्रेनल हाइपरप्लेजिया की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर एड्रेनल ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, ट्यूमर ऑफ लंग्स विद सीक्रेट एसीटीएच और सीआरएच। ठीक है, कुशिंग डिजीज बोलते हैं पिट्यूटरी के ट्यूमर को, और कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड के बढ़ने की वजह से जो सिम्टम आते हैं उनको। अब साइन सिम्टम क्या होंगे, सेंट्रीपिटल ओबेसिटी हो जाएगी, फैट एब्डोमेन पे ज्यादा डिपॉजिट होगा, बफेलो हम्प हो जाएगा, डिपोजिशन ऑफ फैट इन लोअर नेक एरिया और इंटरस्कैपुलर रीजन के लिए। ठीक है, रेडिश पर्पल स्ट्रा ऑन एब्डोमेन, स्ट्रेच हो जाएगा एब्डोमेन तो उसकी वजह से रेडिश पर्पल स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, और सबक्यूटेनियस डिपॉट्स की वजह से होंगे। ठीक है, बाकी वीकनेस होगी, फटिकेबिलिटी होगी, मून फेस होगा, मून लाइक फेस बिकॉज ऑफ फैट डिपोजिशन एंड सॉल्ट वाटर रिटेंशन की वजह से होता है। ठीक है, थिन मसल्स ड्यू टू इंक्रीज प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड लिबरेट होंगी तो वो हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, बार बार होगा तो। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, हाइपरटेंशन हो जाएगा, थिन हेयर्स, इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांस बढ़ जाएंगे, फ्रीक्वेंट ब्रशिंग, पुअर वुंड हीलिंग होगी। ठीक है, इम्यून सप्रेसिव होता है हमेशा कोर्टिकोस्टेरॉइड, तो इम्यूनिटी भी कम होगी। ठीक है, और ग्लूकोज जो है, हायर ग्लूकोज जो है वो वुंड को ग्रोथ को बढ़ाएगा तो वुंड हीलिंग भी पुअर हो जाएगी फर्दर, पेप्टिक अल्सर बढ़ेंगे। इसीलिए डायग्नोसिस में ऑब्वियसली आपको एसीटीएच और कॉर्टिसोल चेक करना है, और ट्रीटमेंट में आपको अगर ड्रग्स की वजह से तो स्टॉप कर दो, और अगर ट्यूमर की वजह से तो सर्जरी करनी। एडिशन डिजीज, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, इसमें हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड है तो बेसिकली क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स की वजह से जब भी होगा तो डिक्रीज ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड डिक्रीज मिनरलोकोर्टिकॉइड्स दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है एड्रेनल इनसफिशिएंसी। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो वीकनेस, वेट लॉस, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग। ठीक है, हाइपोटेंशन हो जाएगी, जॉइंट मसल पेन, स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी, डार्क पामर क्रीज मिलेगी, स्कार ऑन निपल, बकल मिकोजा एंड फ्रिक्शन प्रॉन साइट्स। ठीक है, एडिशन क्राइसिस क्या होता है, एडिसोनियन क्राइसिस, जिसमें हाइपोटेंशन और शॉक की कंडीशन हो जाए, सिवियर पेन इन लैग, एब्डोमेन एंड लोअर बैक, सिवियर वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपोनेट्रीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो गया जिसकी वजह से कन्वर्जन्स एंड फीवर कैन अकर। अब शुगर कम हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया फैटल हो सकता है, और ग्लूकोज इन्फ्यूजन कैन कॉज हाई ग्रेड फीवर और डेथ, causes hyposmolar plasma water intoxication। बेसिकली ग्लूकोज इन्फ्यूजन से हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, जिसे ग्लूकोज फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपोस्मोलर हो जाएगा और वाटर इंटॉक्सिकेशन की वजह से स्वेलिंग हो जाएगी ब्रेन में। ठीक है, ट्रीटमेंट में देखें तो स्टीरॉइड्स और या फिर मिनरलोकोर्टिकॉइड भी देने होते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, और इंजेक्शन कोर्टिसोल फॉर इमरजेंसी, और आईवी ग्लूकोज, और ट्रीटमेंट ऑफ द सिम्टम्स। हाइपोथायरॉइडिज्म, जो सिम्टम जो है वो गोइटर की तरह प्रेजेंट करेगा, अल्टीमेटली थायराइड लेवल कम है, थायराइड कम है तो टीएसएच बढ़ जाएगा और हाइपोट्रोफी हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की, जो प्रेजेंट करेगी एज गोइटर। ठीक है, उसके अलावा कुछ गोइट्रोजन होते हैं जो भी वो भी कर सकते हैं, आयोडीन इनटेक जैसे कम हो गया, आयोडीन डेफिशिएंसी। ठीक है, या फिर एक्सेस आयोडाइड हो गया जो कि इनहिबिट थायराइड रिलीज को। ठीक है, परक्लोरेट और थायोसाइनो मोनो आयंस होते हैं जो इनहिबिट करते हैं आयोडीन पंप को, या फिर एंटी थायराइड ड्रग्स हैं, पीटीओ और मेथमाजोल, एंटी थायराइड ड्रग्स जो कि ब्लॉक करेंगे आयोडीन ट्रैपिंग को। अब हाइपोथायराइड दो टाइप का हो सकता है, मिक्सेडीमा और क्रेटिनिज्म। मिक्सेडीमा जो है वो आफ्टर बर्थ होता है, बाय बर्थ नहीं होता। क्रेटिनिज्म बाय बर्थ होता है, मैटरनल अगर कोज है तो। साइन सिम्टम पफी फेस हो जाएगा, पेरीऑर्बिटल स्वेलिंग, कोर्स स्कैल्प हेयर, टॉसिस, कोल्ड इंटॉलरेंस, बीएमआर कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन, सेक्सुअल इमैच्योरिटी, स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, तो ये थे हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर, फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड फॉरवर्ड एट सफिशिएंट रेट टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड। मेटाबॉलिक डिमांड पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, टाइप्स अगर हम बात करें, एक तो सिस्टोल नहीं हो पाता तो उसे बोलते हैं सिस्टोलिक फेलियर, और डायस्टोल यानी रिलैक्स नहीं हो पाता तो डायस्टोलिक फेलियर।
ठीक है। सिस्टोलिक फेलियर जो है मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, तो फॉरवर्ड फेलियर हो जाएगा, है ना, आगे जो है सप्लाई नहीं हो पा रहा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गई, जिसे हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का जो प्रोपोर्शन है वो कम हो गया, लेस देन 50%। ठीक है। ये इन्फेक्शन, वल्वुलर डिजीज, हाइपरटेंशन या किसी ड्रग्स की वजह से हो सकता है। अगर हम डायस्टोलिक फेलियर करें कि अगर हम डायस्टोल नहीं हो पा रहा, रिलैक्स नहीं हो पा रहा हाइपरट्रोफी वगैरह की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अफेक्ट हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, विनस रिटर्न कम हो जाएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं बैकवर्ड फेलियर। ठीक है। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगी, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, हो गया कार्डियक फेलियर। अब लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगा कि जितना आया है उसमें उसका जो प्रोपोर्शन है वो सिस्टोल में जा पाएगा। ठीक है। किसकी वजह से हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी, पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन, कंस्ट्रक्टिव या रेस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अब सिम्टम्स आपको क्लिनिकल क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, जैसे राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब खुद सोचो, राइट साइड अगर डिफेक्टिव है तो उससे पहले विनस रिटर्न का इशू होगा, यानी फ्लूइड जो है वो बाहर पूरी बॉडी में कहीं भी डिपॉजिट हो सकता है, तो कंजेशन के सिम्टम आएंगे, एसाइटिस, जीआई कंजेशन, लीवर कंजेशन, जेवीपी डिस्टेंशन, पिटिंग या पेरिफेरल एडिमा। लेकिन अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, लेफ्ट साइड से पहले क्या आता है हमारा, लंग्स। ठीक है, तो लंग्स से रिलेटेड सिम्टम होंगे, लंग कंजेशन हो जाएगी, तो कफ, क्रैकल, वीज, ब्लड टेस्ट, स्पूटम, टेकिपनिया, ऑर्थोपनिया, है ना, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। तो समझ रहे हो, बहुत ही इजी है। इससे पहले कौन सा पोर्शन आता है उसके अकॉर्डिंग सिम्टम आएंगे, तो आपके क्लिनिकली पूछे जा सकते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली फ्रैंक स्टार्लिंग लो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, विच लीड टू इंक्रीज इन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब बचेगा ज्यादा, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़नी चाहिए एज पर फ्रैंक स्टार्लिंग लो। ठीक है। और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बैरोरिसेप्टर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करके भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है लेकिन ब्लड है नहीं ज्यादा, तो इसीलिए वेंट्रिकल रीमॉडलिंग हो जाती है। वेंट्रिकल रीमॉडलिंग अगर एक्सेंट्रिक होती है या कॉन्सेंट्रिक होती है, एक्सेंट्रिक अगर रीमॉडलिंग होगी तो ये अगर ल्यूमन है तो वो वाइड हो जाएगी। ठीक है। एक्सेंट्रिक अगर रीमॉडलिंग होगी तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन करने की कैपेसिटी को खो देता है और इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, इसे बोलते हैं सिस्टोलिक फेलियर। कॉन्सेंट्रिक होगी तो मसल ज्यादा डिपॉजिट हो गई, वो डायस्टोल नहीं हो पा रहा, तो डायस्टोलिक फेलियर। इजेक्शन फ्रैक्शन इसमें नॉर्मल होगा। ठीक है। इधर किडनी भी कंपनसेट करने की कोशिश करेगी और रास की वजह से फिर से कंजेशन हो जाएगा। ये थी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक फेलियर। इन्वेस्टिगेशंस की अगर बात करें तो हमें इजेक्शन फ्रैक्शन देखने के लिए इको करनी पड़ेगी, इकोकार्डियोग्राफी। वल्वुलर डैमेज देख सकते हैं, इमोबाइल या रिगर्जिटेशन हो रही है। एक्सरे में कार्डियोमेगाली या लीवर कंजेशन देख सकते हैं। ईसीजी में इस्कीमिया या एमआई की वजह से या आरिथमिया की वजह से हो पा रहा है वो देख सकते हैं। या फिर बीएनपी, ब्रेन नाइट्रेटिक पेप्टाइड देख सकते हैं, विच इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग ओवरलोड और कंपनसेटेड हार्ट फेलियर। ट्रीटमेंट क्या रहेगी इसकी, बीटा ब्लॉकर्स, आइनोट्रोप, ठीक है, डाइजोक्सिन थोड़ा कॉशन के साथ देना पड़ेगा, डोबुटा। कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं है तो फिर वही रिमॉडलिंग की तरफ ही जाएगा, है ना, मोर्टेलिटी बढ़ सकती है इसलिए। एसी इनहिबिटर बेसिकली कंजेशन को रिलीव करने के लिए हैं ये सारी ट्रीटमेंट्स। एसी इनहिबिटर, लूप डाययूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक, ठीक है, टू डिक्रीज कंजेशन। ठीक है। बाकी सॉल्ट वाटर रेस्ट्रिक्शन तो करना ही पड़ेगा, और जो हमारा बीपी रेगुलेशन के लिए और शुगर कंट्रोल के लिए मैकेनिज्म्स है। बाकी अगर फिर भी अरिथमिया वगैरह है तो सर्जरी के लिए एआईसीडी, ऑटोमेटिक इंटरनल कार्डियक डिफिब्रिलेटर। ठीक है। नेक्स्ट इज माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें स्पेशली वीकनेस हो रही होती है ओक्यूलर, लिम्स, रेस्पिरेटरी मसल की, जो कि आफ्टरनून में बढ़ती है। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जो है न्यूरॉन में वो कैल्शियम की वजह से एक्सोसाइटोसिस हो रहा होता है। अब वो एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे। ठीक है। और वो अल्टीमेटली उसका सोडियम इन्फ्लक्स करा के मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। अब माइस्थेनिया में क्या होता है, बेसिकली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि एंटीबॉडीज बन जाएंगी अगेंस्ट दीज एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। ठीक है। ओके। अब उससे होगा क्या, एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो रिसेप्टर ही काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन तो आ रहा है लेकिन इसके ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहा, एंटीबॉडीज जो है इसको डैमेज कर देंगे। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होगा वो इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो फीचर क्या आएंगे, ओक्यूलर माइस्थेनिया, जनरलाइज्ड माइस्थेनिया ग्रेविस या बोथ।
दोनों सिम्टम आ सकते हैं। ओक्यूलर में प्टोसिस और डिप्लोपिया दिखेगा, और जनरलाइज में फटीग इवनिंग के टाइम पे बढ़ती जाएगी, रेस्पिरेटरी वीकनेस आ जाएगी, डिस्फेजिया या डिसार्थरिया होगी, ठीक है। या फिर फेशियल वीकनेस, चूइंग, स्पीच और डिग्लूटेशन में प्रॉब्लम आएगी। माइस्थेनिया क्राइसिस होता है जब रेस्पिरेटरी मसल ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए और दे नीड इंट्यूबेशन और वेंटिलेशन चाहिए होता है। इन्वेस्टिगेशंस में हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन करेंगे, ईएमजी टेस्ट फटीग के लिए देख सकते हैं, नर्व कंडक्शन टेस्ट दे सकते हैं, रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन में फटीगनेस आएगी, ठीक है। और कुछ सीरोलॉजी टेस्ट कर सकते हैं स्टेरोल रिसेप्टर्स के लिए, और एंटीबॉडी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंटी एसी एस्टरेज टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्पायरोमेट्री में देख सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी अफेक्ट हुई या नहीं। नेक्स्ट है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक बेसिकली एवी ब्लॉक और बंडल ब्रांच ब्लॉक, हम दो चीजें पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो पहले करते हैं एवी ब्लॉक। तो एवी ब्लॉक बेसिकली क्या होता है कि पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा, ठीक है। पीआर इंटरवल 0.2 से ज्यादा होगा तो हम उसे बोलते हैं फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक वैंक बैक और मोबिट्स दो टाइप का होता है। वैंक बैक और मोबिट्स 1 होता है जब पीआर इंटरवल की ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है और एक टाइम पे आके मिस हो जाएगी, उसे बोलते हैं मोबिट्स 1। और ऐसी कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती, एक रिदमिक इंटरवल चल रहा होता है और फिर सडनली क्यूआरएस मिस होता है, तो इसे बोलते हैं मोबिट्स 2, ठीक है। ये जो है डेंजरस होता है, मोबिट्स 1 में ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है जिसमें कोई लेना देना ही नहीं है, पी और क्यूआरएस की रिदम का कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, जिसे हम बोलते हैं एवी डिसोसिएशन, ठीक है। कोई रिलेशन ही नहीं है, एवी अपनी रिदम पे, और तो पी वेव जैसे 60 to 100 आ रहा है, क्यूआरएस 30 to 4500, तो यहाँ पे पेसमेकर विल बी नीडेड। अब बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या होता है कि कंडक्शन ब्लॉक इन बंडल ऑफिस, ठीक है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन चल रही है जो कि प्रेजेंट की जाती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से, तो क्यूआरएस की वाइडनिंग हो जाएगी। क्यूआरएस की वाइडनिंग जो कि 0.08 to 0.2, तो 0.2 से 0.12 सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा क्यूआरएस। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या होता है, राइट साइड लीड्स में आपको जो डिस्टेंडेड क्यूआरएस दिखेगा, प्रेजेंटेशन रैबिट ईयर आरएसआर वाली प्रेजेंटेशन दिखती है, रैबिट ईयर बोलते हैं इसको, ठीक है। 2 आर पीक दिखेंगे आपको, प्रोनाउंस्ड आर वेव पहले, ठीक है, फिर डीप एस वेव, फिर अनदर आर वेव, इसकी वजह से ये एम पैटर्न बन जाएगा रैबिट ईयर। लीड 1 V1 V2 V3 में प्रेजेंटेशन दिखेगी, जो हो सकता है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी की वजह से, राइट हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से, ठीक है, और नॉर्मल भी मिल सकता है। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है वाइड क्यूआरएस मिलेगा, लीड 1 AVL V5 V6 लेफ्ट साइड, ठीक है। अब ये जो है हमारी लेफ्ट साइड की लीड्स में मिलेगा, और यहाँ पे जो है पैटर्न जो है वो आर वेव दिखेगी, वाइड टॉल आर वेव, ठीक है, या फिर ब्रॉड डीप एस वेव भी दिख सकते हैं V1 में, ठीक है। एसटी डिप्रेशन के साथ अगर ये मिलता है तो ये एमआई का हो सकता है, ठीक है। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर चेस्ट पेन के साथ आता है तो इट कैन बी एमआई, ओके। बाकी कॉजेस हाइपरटेंशन इस्कीमिया में हो सकता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हो सकता है, आयोटिक स्टेनोसिस में हो सकता है। मायोकार्डियल इंफाक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन जो है वो कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस लीडिंग टू इस्कीमिया, नेक्रोसिस चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, सप्लाइड बाय आर्टरी। अब रिस्क फैक्टर्स जो है हाइपरटेंशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अल्कोहल, इनएक्सेस और डायबिटीज। कॉजेस ब्लॉकेज हो जाती है कोरोनरी आर्टरी की, कोरोनरी स्पाज्म की वजह से हो सकता है, ठीक है, हाइपरटेंशन, इंजरी टू वॉल हाइपरटेंशन की वजह से। तो रिस्पेक्टिव आर्टरी का हमें जो है किसको किसका सप्लाई क्यों होता है वो हमें पता होना चाहिए एमआई के लिए। सिंस एग्जाम की बात कर रहे हैं तो आपको प्रेजेंटेशन पूछी जाएंगे। मायोकार्डियल डैमेज जो है, मायोसाइट डैमेज होती है तो मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन ट्रोपोनिन आपको पता होना चाहिए। पहले ट्रोपोनिन राइज होगा 2 to 4 आवर में, सीकेएमबी टेस्ट कर सकते हैं। ईसीजी में आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन या टी वेव इन्वर्जन, 3 चेंजेस मिलते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन, फिर बाद में इन्फ्लेमेशन और पेरिकार्डिटिस के सिम्टम भी मिल सकते हैं। ग्रैनुलेशन टिश्यू का कैल्सिफिकेशन हो सकता है, स्कार बन सकता है, ठीक है। साइन सिम्टम में जो है क्रशिंग चेस्ट पेन होगा, तो चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म, जॉ एंड बैक, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दी जाएगी आपको, ठीक है। इट विल नॉट बी रिलीव्ड बाय रेस्ट, स्वेटिंग होगी, हार्ड टू ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, हार्ट रेट बीपी बढ़ जाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे, नोजिया, वोमिटिंग, एंसियस। तो डायग्नोसिस के लिए ट्रोपोनिन, मायोग्लोबिन, सीकेएमबी, एलडीएच ये सब करेंगे, ठीक है। नेगेटिव क्यूवेक ओल्ड एमआई को प्रेजेंट करती है। तो यही सब चेंजेस होंगे, एसटी एलिवेशन, डिप्रेशन और इन्वर्जन।
ठीक है। और जो हम टेस्ट कर सकते हैं कॉजेस फाइंड आउट करने के लिए, इकोकार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, ब्लॉकेज को देखने के लिए, कैथेटराइजेशन और एंजियोप्लास्टी अगर स्टेंट प्लेसमेंट चाहिए, और स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है। अब लोकेशन उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कैसे हम एमआई की लोकेशन, कौन सी लीड्स में हम कौन सा एमआई मिलेगा। अब ट्रीटमेंट में जो है एस्पिरिन which inhibit the COX and inhibit PG synthesis, it decrease the thickness of platelet aggregation जो है वो prevent करती है। thrombolytics, coronary artery bypass graft, coronary angioplasty, lifestyle modification which are very necessary, smoking cessation, exercise, ठीक है, लिपिड और सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन और मैनेजमेंट ऑफ बीपी। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशंस पे टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल, बीटा ब्लॉकर्स बीपी मैनेजमेंट के लिए, एसी इनहिबिटर, ठीक है, विच इनहिबिट एंजियोटेंसिन 2, वेसोकंस्ट्रिक्शन कम हो जाएगा तो बीपी भी कम हो जाएगा। शॉक का थोड़ा सा देख लेते हैं कि फेलियर ऑफ हार्ट पंप टू मेंटेन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, ये टाइप्स होते हैं शॉक के, हाइपोवोलेमिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑब्स्ट्रक्टिव और कार्डियोजेनिक। हाइपोवोलेमिक मतलब वॉल्यूम कम हो गई तो ऑब्वियसली आगे टिश्यू परफ्यूजन तो कम होना ही है किसी भी वजह से। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक जैसे वेसोजेनिक शॉक, इसमें वेसो डायलेशन होती है, किसी टॉक्सिन की वजह से हो गया, ठीक है, एनाफाइलेक्सिस की वजह से हो गया, या फिर न्यूरोजेनिक हो गया। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक हिस्टामिन की वजह से हो गया, सेप्टिक शॉक टॉक्सिन्स की वजह से हो गया, और न्यूरोजेनिक वेसोवैगल हो गया। ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव जब ब्लड फ्लो टू हार्ट, जैसे टेंशन न्यूमोथोरेक्स में हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियक टैम्पोनेट। और कार्डियोजेनिक शॉक जो है पंप माल फंक्शनिंग की वजह से हार्ट के जो है वो कार्डियक आउटपुट को मैनेज ही नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से हो गया। तो जितने भी हमने मैकेनिज्म पढ़े हैं न्यूरल और हार्मोनल, जैसे हार्मोनल में रास हो गया और न्यूरल में सारे रिफ्लेक्सेस हो गए, वो मैनेज करेंगे। नहीं मैनेज कर पा रहे तो प्रोग्रेसिव हो गए। प्रोग्रेसिव में सारे एक दूसरे को चीजों को बढ़ाना शुरू कर देंगे और जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है वो फेल हो जाएंगे और रिफ्रैक्टिव शॉक हो जाएगा इररिवर्सिबल। इसमें एंड ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा, एक दूसरे को प्रेसिपिटेट करेंगे। ठीक है, तो फीचर्स में अगर बात करें तो कोल्ड शॉक हो जाएगा, कोल्ड पेल स्किन होगी, हाइपोटेंशन, हार्ट रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, यूरिन कम हो जाएगा, थ्रेडी पल्स, एप्रीहेंशन, रेस्टलेस। ठीक है, रीनल फेलियर में जा सकता है और कोमा में जा सकता है पेशेंट। ये डिटेल वीडियो चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगी। बाकी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आ जाएंगे, हर चीज एक दूसरे को प्रेसिपिटेट करके और ज्यादा कार्डियक फेलियर और ज्यादा हाइपोवोलेमिया कर रही होगी। ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इन्फ्यूजन देना पड़ेगा आपको, प्लाज्मा इन्फ्यूजन टू बर्न्स। अब बेस्ड ऑन कॉज होगा ये। ठीक है, डिहाइड्रेशन ट्रीट करो, इनपुट आउटपुट चार्टिंग करो, डोपा डोबुटा फॉर हाइपोवोलेमिक शॉक, स्टीरॉइड फॉर एनाफिलैक्सिस अगर है तो, ऑक्सीजन थेरेपी अगर हाइपोक्सिया है तो, और इन्फेक्शन अगर तो उसे ट्रीट करना पड़ेगा सेप्टिक शॉक में। ट्रीट द कॉज फॉर कार्डियोजेनिक शॉक अगर एमआई वगैरह है या फिर कोई वॉल्वुलर डिसफंक्शन। लास्ट टॉपिक इज डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स कहाँ एक्ट करती हैं, कौन कौन सी डाययूरेटिक्स होती हैं? अब देखो, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है जैसे मैनेटोल, पीसीटी पे एक्ट करेगी, इनहिबिट करेगी वाटर सोल्यूट रीअब्जॉर्प्शन। लूप डाययूरेटिक थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली पे काम करेगी और सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करेगी। ठीक है, थायजाइड डाययूरेटिक जो है वो डीसीटी पे एक्ट करेगी और इनहिबिट करेगी सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। सीए इनहिबिटर एस्टाजोलोमाइड, ये इनहिबिट करेगा जो बाइकार्ब रीअब्जॉर्प्शन है उसे। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइरोलेक्टोन, ये सीटी पे एक्ट करेगी और इनहिबिट करेगी सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को। एल्डोस्टेरोन याद है ना, एल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन इस पंप को बढ़ाता है, तो ये एंटागोनिस्ट है उसका, तो ये कम करेगा। डाययूरेटिक्स हैं, इनमें यूरिन को कंजर्व नहीं करना, वाटर को कंजर्व नहीं करना बल्कि एक्सक्रीट कराना है। सोडियम चैनल इनहिबिटर्स अमाइलराइड, ये भी सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन। सेम चीज आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो थायजाइड डाययूरेटिक कहाँ एक्ट करेंगी, ठीक है, और ऑस्मोटिक डाययूरेटिक कहाँ एक्ट करेंगी, ठीक है, और सीए इनहिबिटर कहाँ एक्ट करेगी, लैसिक्स कहाँ एक्ट करेगा, कौन से चैनल पे एक्ट करेगा, इस तरीके से आप चैनल को प्रेजेंट करके, एल्डोस्टेरोन जो सोडियम पोटेशियम पंप पे काम कर रहा होता है, इस तरीके से आप प्रेजेंट करके और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जैसे पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक, स्पाइरोलेक्टोन, अमाइलराइड, थायजाइड यूरिक एसिड बढ़ाएंगे, गाउट। वीकन्स डाययूरेटिक जो है, वीक डाययूरेटिक जो हम मानते हैं, बाकी थायजाइड और पोटेशियम स्पेरिंग जो है मेनली दी जाती है। सीए इनहिबिटर जो कि ग्लूकोमा वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाययूरेटिक को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने सारे के सारे क्लिनिकल क्वेश्चंस कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे हेल्प ले सकें इस वीडियो से। ठीक है, आप इंग्लिश के लिए मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको नोट्स चाहिए हो ये सारे
तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, नीचे मैं नंबर डाल दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, गुड लक।